कल मैंने आपको सिटीजनशिप तक पढ़ा दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं आगे हम भारत के संविधान के भाग 3 की बात कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। भारत के मौलिक अधिकारों का जिक्र है। आर्टिकल 12 हमें क्या बोलता है? आर्टिकल 12 हमें 3 चीज़ों के बारे में बताता है। भारत सरकार, भारत की संसद और विधानमंडल। कितनी चीज़ों के बारे में बताता है? 3 चीज़ों के बारे में बताता है। भारत सरकार, भारत की संसद और भारत का विधानमंडल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के मौलिक अधिकारों का या ये ऐसे नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है मैग्ना कार्टा शब्द किससे लिया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द किससे लिया गया है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा शब्द किससे लिया गया है? फ्रांस से। तो मैं बता दूं कि मैग्ना कार्टा जो शब्द है वो हमने फ्रांस से लिया है, और इस शब्द का सबसे पहले यूज़ जो बोले तो वो यूज़ किया था इंग्लैंड ने। किसने किया था? इंग्लैंड ने किया था। और जो आर्टिकल नंबर 12 से 35 है वो पार्ट नंबर 3 है। इसे भारत के संविधान का जन्मदाता भी कहते हैं। भारत के संविधान का जन्मदाता भी कहते हैं। ठीक है। और पार्ट 3 को क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार पत्र भी बोलते हैं, जिसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। प्रयोग किसने किया? इंग्लैंड ने। ठीक है। ये एडिशनल है, ये चीज़ें बहुत कम पूछी जाती है। अब आर्टिकल 13 पे चलते हैं। आर्टिकल 13 हमें बहुत खूबसूरत सी बात बोलता है। आर्टिकल 13 बोलता है कि किसी भी राज्य के पास ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो आपके आर्टिकल मौलिक अधिकारों का हनन करे, जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करे। आर्टिकल 13 हमें क्या बोलता है कि किसी भी राज्य के पास ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करे। अगर आपके मौलिक अधिकार, आपको लग रहा है कि इस वजह से आपके मौलिक अधिकार डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, शिवाय एक शर्त पे। वो शर्त यह है कि देश में आपातकाल नहीं होना चाहिए। अगर देश में इमरजेंसी लगी हुई है तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। अगर देश नॉर्मल कंडीशन में है तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कोई भी राज्य, ऐसा कोई भी विभाग जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो आप उच्च न्यायालय के आर्टिकल 226, उच्चतम न्यायालय के आर्टिकल 32 के तहत आप अपनी अपील दे सकते हो। और आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपको कोई भी रूल और रेगुलेशन मानने की जरूरत नहीं है। एक रूल एंड रेगुलेशन ये है कि जब हमारे मौलिक अधिकारों को छोड़कर अगर और कोई केस होता है तो हमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होता है, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। ये स्टेप चलता है। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है। पर भारत का संविधान बोलता है, भारत का आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ, आपको खुली छूट है। आप सुप्रीम कोर्ट पे आओ, आप अपना केस फाइल करो, आपकी तुरंत कार्रवाई, आपकी जो सुनवाई होगी वो तुरंत होगी और उस पर कार्रवाई भी तुरंत होगी। तो आर्टिकल 13 हमें क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है कि किसी भी राज्य का इतना बड़ा कानून नहीं है कि वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मौलिक अधिकार हैं कितने और क्या हैं? मौलिक अधिकार हमारी फ्रीडम है। हम कोई भी धर्म चुन सकते हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो इस तरह की हमारी फ्रीडम की बात की गई है। हम 4 लोग कहीं भी खड़े हो सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, हमें जीवन जीने का अधिकार है।
इस तरह की बहुत सारी बातें की गई है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले मौलिक अधिकार कितने थे और आज कितने हैं। तो पहले मौलिक अधिकार 7 थे और आज की डेट में 6 हैं। 7वां जो मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से निकालकर 300 आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार बना दिया। तो पहले अपने पास कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, आज की डेट में 6 है। 7वां मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। इसे 44वें संविधान संशोधन से क्या किया? पार्ट 3 से निकालकर 300 आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार मतलब अब संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों पे, यानी कि अब हम चलेंगे आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में भारत सरकार की बात की गई है, उनकी संसद की बात की गई है और उनके विधानमंडल की बात की गई है। उसके बाद में आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में बोला गया कि सर आपके मौलिक अधिकारों का कोई भी राज्य, कोई भी कानून, कोई भी विभाग हनन नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो आप उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत केस कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत केस कर सकते हैं। मौलिक अधिकार पहले 7 थे, आज की डेट में 6 हैं। 7वां जो मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, जो मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो असंपत्ति अधिकार कहाँ पड़ा है? असंपत्ति अधिकार आर्टिकल 300 कै में पड़ा है, यानी कि आर्टिकल 300A में पड़ा है। ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? ये 44वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। तो ये है हमारा आर्टिकल 12 और 13। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 की। किसकी? 14 की। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18। अगर मैं आपसे पूछूं कि मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं, तो मौलिक अधिकार हमेशा याद रखना हमने यूएसए से लिए हैं। अगर मैं पूछूं कि आगे पूछूंगा, वो आगे वाली चीजें हैं, अभी नहीं पूछूंगा। आर्टिकल 14 बोल रहा है कि विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में बोला गया कि विधि के समक्ष समानता, कानून की नज़र में सब एक समान होने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भारत के लॉ में या किसी भी पुलिस ने आपको कानून के नज़रिए से समान नहीं रखा, सपोज दैट आप और आपका एक दोस्त है एमएलए, आप दोनों ने कोई क्राइम किया, आपके साथ अलग बिहेवियर किया जा रहा है और एमएलए के बेटे के साथ अलग बिहेवियर किया जा रहा है, तो आप इसके अगेंस्ट जा सकते हो। ये अपने को संविधान बोलता है कि कानून के समक्ष समानता, कि कानून की नज़र में हर इंसान एक समान है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है। कानून के लिए सिर्फ आप एक इंसान हो और कानून की नज़र में आपको समान रखा जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 14 हमें क्या बोल रहा है कि विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता का जो कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया? बताओ। विधि के समक्ष जो समानता है वो कंसेप्ट हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। किसके संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया, हमेशा याद रखना। आर्टिकल 15 बोल रहा है कि किसी भी धर्म के आधार पर, किसी भी नस्ल के आधार पर, किसी भी जाति के आधार पर, किसी को भी लिंग के आधार पर कि ये फीमेल है, ये मेल है, तो इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या? कि किसी को धर्म के आधार पर कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, तो भेदभाव नहीं चलेगा। किसी को जाति के आधार पर कि ये लो कास्ट है, ये अपर कास्ट है, तो इस पर भी भेदभाव नहीं चलेगा। किसी को लिंग के आधार पर कि ये फीमेल है, ये क्या कर लेगी, तो इस आधार पर भी भेदभाव नहीं चलेगा। तो आर्टिकल 15 बोल रहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं चलेगा। आर्टिकल 16 बोल रहा है कि लोक नियोजन के अवसर में समानता। जैसे राज्य में कोई भी न्यू वैकेंसी आई है तो उसमें हर एक जाति, हर एक इंसान को समान अवसर मिलना चाहिए। ये आर्टिकल
16 में बोला गया है कि लोक नियोजन के अवसर पर समानता, कि किसी भी राज्य में कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो उसमें हर एक इंसान को समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन इसका एक अपवाद है, SC ST रिजर्वेशन। SC ST को इसमें रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 16 का एक अपवाद है। आर्टिकल 17 बोले छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत आज की डेट में लगभग ना के बराबर रहा है, कुछ पिछड़े इलाकों में है। छुआछूत पहले क्या था, आज जैसे हम खुल मिल के रहते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले उच्च जाति और नीच जाति थी, ठीक है। तो उच्च जाति के लोग जो हीन जाति थे उनको टच नहीं करते थे, उनके बर्तन अलग रखते थे, उनको पानी पिलाने के लिए घड़ा अलग रखते थे, यानी कि भेदभाव करते थे, उनको छूने से भी डरते थे। तो आर्टिकल 17 में क्या बोला गया, छुआछूत का अंत, कि अगर हमें अपने देश को प्रगति की राह पर लेके जाना है तो हमें सबसे पहले ये छोटी सोच को बाहर निकालना होगा, जिसे बोला जाता है छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 बोल रहा है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत इसलिए जरूरी था, उपाधियां होती क्या है, आज की डेट में उपाधियां बहुत कम रह गई। पहले जब ब्रिटिश एम्पायर हमारे ऊपर हावी था तब एक उपाधि दी जाती थी सर। आज भी हम बोलते हैं सर, लेकिन वो उपाधि नहीं है, वो फॉर्मल चीज़ आ गई। पहले सर बोला जाता था ब्रिटिश लोगों को, और जो लोग ब्रिटिश एम्पायर में जो हमारे हिंदुस्तान में भी थे, जो हमारे हिंदुस्तानी भी थे, जो उस रैंक पर जा चुके थे, उन्हें भी सर बोला जाता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो उपाधि खत्म करनी थी। तो आर्टिकल 18 में बोला कि कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी किसी को भी, केवल सेना में। सेना विभाग में आज भी उपाधि दी जाती है, बाकी किसी भी विभाग में उपाधि नहीं दी जाती। और एक और बात, अगर मुझे किसी दूसरे देश में उपाधि मिल रही है, सपोज दैट मैंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई, मुझे भारत सरकार द्वारा उस पर कोई भी उपाधि नहीं दी गई। उपाधियां जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, ये उपाधियां हैं। ये क्या है, उपाधियां हैं। भरत भूषण, ये सारी क्या है, आज की डेट में उपाधियां। मैंने कोई फिल्म बनाई, वो भारत सरकार द्वारा मुझे उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन वो फिल्म अमेरिका में बहुत चली, अमेरिका के लोगों को अच्छी लगी, तो अमेरिका ने मुझे उपाधि दी, और उस उपाधि को लेने के लिए मुझे इनवाइट किया गया। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अमेरिका में जो उपाधि मिली है वो मैं स्वीकार करूं, तो उस उपाधि को स्वीकार करने से पहले मुझे भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। यानी कि छोटी मोटी शॉर्ट एंड सिंपल बात यह है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को अगर किसी दूसरे देश में उपाधि ग्रहण करनी है तो भारत देश के राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। भारत देश के राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या किया जाएगा, चार्ज लिया जाएगा। और कई बार आपने नाम सुना होगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, महावीर चक्र, परमवीर चक्र। तो कई बार एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि फलाने फलाने व्यक्ति को पद्म भूषण की उपाधि संविधान के किस आर्टिकल के तहत दी गई। सपोज दैट मुझे भारत रत्न मिला है या सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि भारत के सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न संविधान के किस आर्टिकल के तहत दिया गया। तो हमेशा याद रखना, जितनी भी उपाधियां दी जाती है वो आर्टिकल 18 के तहत दी जाती है, आर्टिकल 18 के तहत दी जाती है। और जो भारत के सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई है, जो अवार्ड दिया गया, वो भी किसके तहत दिया गया, आर्टिकल 18 के तहत दिया गया। तो 12 में क्या था, 12 में
भारत सरकार, उनकी संसद और उनके विधानमंडल। आर्टिकल 13 में क्या था? आर्टिकल 13 में बोला गया कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, ये था। और आर्टिकल 13 में एक चीज़ थी कि पहले मौलिक अधिकार 7 थे, आज की डेट में 6 हैं, तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300A में रख दिया। और ये कैसे हुआ? ये 44वें संविधान संशोधन से हुआ। उसके बाद हम बात कर रहे थे हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18। 14 से 18 में हमारे एक मौलिक अधिकार की बात की गई है जिसे क्षमता या समानता का अधिकार बोलते हैं। तो आर्टिकल 14 के तहत बोला गया कि कानून के समक्ष सबको समान रखा जाएगा। आर्टिकल 15 के तहत बोला गया कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 के तहत बोला गया कि लोक नियोजन में अवसरों की समानता होगी, लेकिन इसका अपवाद है SC और ST। आर्टिकल 17 में बोला गया छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 में बोला गया कि उपाधियों का अंत किया जाएगा, लेकिन सेना विभाग में आज भी उपाधि दी जाती है। और अगर आपको किसी दूसरे देश में उपाधि मिल रही है, अगर वो आपको एक्सेप्ट करनी है तो आपको भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भारत में जितनी भी उपाधियाँ दी जाती है वो कौन से आर्टिकल के तहत दी जाती है? वो आर्टिकल 18 के तहत दी जाती है। तो ये था समानता का अधिकार। अब हम चलते हैं आगे आर्टिकल 19 पर। आर्टिकल 19 पर हम आगे चलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक हमारी स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया। आर्टिकल 19 में हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन उसमें से एक स्वतंत्रता को खारिज किया गया और वो थी संपत्ति का अधिकार। इस स्वतंत्रता को खारिज कर दिया गया। तो आज की डेट में हमारे पास 6 तरह की स्वतंत्रता है। पहली, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब है कि अगर आपको नरेंद्र मोदी अच्छा नहीं लग रहा तो आप बोल सकते हो कि नरेंद्र मोदी एक अच्छा लीडर नहीं है और इसके खिलाफ आप पर कोई भी केस नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। दूसरा, आप शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं भी इकट्ठे हो सकते हो। आपका मन हुआ 4 दोस्त इकट्ठे होने हैं, आप बिना हथियार इकट्ठे हो जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। तीसरी स्वतंत्रता है संघ बनाने की। आपको लग रहा है कि आप एक ग्रुप बनाना चाहते हो जो अच्छे काम करे तो आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है। नेक्स्ट, आपको भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। 5वें, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी बस सकते हो, राजस्थान बसो, गुजरात बसो, यूपी बसो, आप भारत में कहीं भी बस सकते हो। 6, आप भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हो। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता आज की डेट में। कौन कौन सी? बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक कहीं इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं बसने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी कोई भी बिजनेस करने की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 19 में है लिखित। आर्टिकल 20 में अपराधों के संबंध में स्वतंत्रता। अपराधों के संबंध में स्वतंत्रता का मतलब है कि आपसे कोई भी क्राइम हो गया, हो सकता है आपने जानबूझ के किया हो सकता है गलती से हुआ, तो उस पर भी आपकी कुछ स्वतंत्रता है। उस पर आपकी पहली स्वतंत्रता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उसकी सज़ा आपको सिर्फ एक बार ही मिलेगी। अगर आपने कोई भी क्राइम किया है उसकी सज़ा उस करंट के हिसाब से मिलेगी। सपोज दैट आपने किसी का मर्डर किया, आपने मर्डर किया 2016 में। 2016 में मर्डर करने पर सज़ा थी 5 साल की।
तो ऐसा नहीं है कि आपने 2016 में मर्डर किया और आपको सज़ा 2025 का जो लॉ आएगा उसके तहत मिलेगी, या जो 2002 का कोई लॉ था उसके तहत मिलेगी। आपने जो क्राइम करंट में किया है और उस क्राइम की करंट में जो सज़ा है वही आपको सज़ा मिलेगी। आप कोई भी कानून, कोई भी पुलिस, कोई भी विभाग आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आप अपने खिलाफ कोई भी गवाही दें। आपका खुला हक है कि आप कोर्ट रूम में अपने, अगर आपको लग रहा है कि मैंने क्राइम नहीं किया, आपकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा, तो आप अपनी बात कोर्ट रूम में रख सकते हो। आपको कोई भी विभाग बाध्य नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें किस में लिखी हुई है? आर्टिकल 20 में लिखी हुई है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है निजता का अधिकार। आज हम देख रहे हैं कि कितना पोल्यूशन फैल चुका है। हमें स्वच्छ वातावरण देने का पूरा बाध्य कौन है? भारत सरकार। और इसके लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बनाया गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बनाया गया 2010 में, और इसमें बोला गया कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को शुद्ध वायु एवं पर्यावरण देने का पूरा जिम्मेदार भारत सरकार है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। इसकी 4 पीठें हैं, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और दिल्ली। ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में बोला गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और ये काम किसका होगा? भारत सरकार का होगा। और इसके तहत आज भी अपने देखते हैं कि सरकारी स्कूल हैं, उनके अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो हमें कब मिली? वो आर्टिकल 21A के तहत मिली। आर्टिकल 22 हमें बोलता है गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का मतलब है कि कोई भी कांस्टेबल, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी एसपी आपके घर पे आया और आपको बेवजह गिरफ्तार कर रहा है, तो आप उससे कारण पूछ सकते हो। आप उसे कारण पूछ सकते हो कि आपकी गिरफ्तारी का क्या कारण है, और उसको बताना होगा। आप एफआईआर की कॉपी मांग सकते हो। अगर कोई बोले पुलिस वाला कि सर आपके अगेंस्ट एक फाइल कंप्लेन हुई है, आपके अगेंस्ट एक हमारे पास एप्लीकेशन आई है, तो आप उसकी कॉपी मांग सकते हो कि आप एफआईआर की कॉपी लेके आइए, तब मैं चलूँगा। तो ये सारी बात किस में लिखी है? आर्टिकल 22 में लिखी है। आर्टिकल 22 में लिखा गया है कि आप अपनी पसंद का वकील चुन सकते हैं। आप अपनी पसंद का वकील चुन सकते हैं। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो 24 घंटे के अंदर आपको दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। जो भी मजिस्ट्रेट है उसके सामने आपको पेश करना होगा। अगर ऐसा नहीं करता तो आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और किसी भी अगर फीमेल ने कोई भी अपराध किया है तो उसको पकड़ने के लिए फीमेल होना वेरी इंपॉर्टेंट है। आप महिलाओं को अगर क्राइम किया तो आप महिलाओं को रात में जेल में नहीं रख सकते, आपको दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। इस तरह की स्वतंत्रता दी गई है। तो स्वतंत्रता हमारा एक मौलिक अधिकार है। इसका जिक्र आर्टिकल 19 से लेकर 22 में किया गया। आर्टिकल 19 में हमें कुछ स्वतंत्रता दी गई है जो पहले 7 थी, आज की डेट में 6 है। कौन कौन सी हैं? बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक कहीं इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं रहने की स्वतंत्रता, भारत में कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये हमें आर्टिकल 19 में मिली है। आर्टिकल 20 में अपराधों के संबंध में हमें कुछ बोला गया है कि कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसके अगेंस्ट उसको सज़ा सिर्फ एक बार ही मिलेगी। करंट में जो सज़ा चल रही है वही सज़ा मिलेगी। आप उस अपराधी को खुद के खिलाफ अगुवाई नहीं दे सकते। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें निजता के अधिकार की बात की गई है। इसके तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 बनाया गया। इसका मुख्य
जो पीठ है वो दिल्ली है और इसकी 4 पीठें हैं, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और दिल्ली। आर्टिकल 21A में बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी भारत सरकार द्वारा। आर्टिकल 22 में बोला गया है कि गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप कारण पूछ सकते हो। आपको 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा और आप अपनी पसंद का वकील चुन सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम आगे डिस्कस करेंगे अपने अगले मौलिक अधिकार। धन्यवाद, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।